स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के धोखे की। आज सुबह सुबह उरी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने आर्मी बेस कैंप पर हमला किया। हालांकि हमारे जवानों ने सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन उससे पहले हमारे 17 सैनिक शहीद हो चुके थे। पाकिस्तान का यह बड़ा धोखा है जो उसने एक बार फिर से आतंकवादियों के द्वारा हमारे सैनिकों पर किया है। सोते हुए सैनिकों को निशाना बनाया है। हम आपको पाकिस्तान के धोखे की ये पूरी दास्तां जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि डीजीएमओ ने क्या कहा। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades, and other warlike stores. यह तय हो चुका है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकवादी हैं, लेकिन इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा फोका है। हम आपको पाकिस्तान के इस धोखे की एक एक बात बताएंगे, कैसे हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, हम पाकिस्तान को गले लगाते हैं, लेकिन किस तरह से वो पीठ में छुरा घोंपता है। लेकिन उससे पहले जो आज सुबह हमला हुआ, 17 हमारे जवान शहीद हुए। किस तरह से धोखे से आतंकवादियों ने किया ये हमला, देखिए। ये आतंकी हमला नहीं, पड़ोसी मुल्क के सबसे बड़े धोखे की खून खौलाने वाली तस्वीर है। अमन के दुश्मन ने एक बार फिर चोरों की तरह धोखे से पीठ पर हमला किया है। अंधेरे में हमारे जवानों को मौत के घाट उतारने की साजिश की है। 26 साल बाद हमारे आर्मी बेस को इस तरह निस्तनाबूद करने की जरूरत की गई है। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. ये बारामूला का उरी आर्मी बेस कैंप है, जहां पाकिस्तान के जहर से पाले पोसे गए आतंकियों ने कायरता की हद कर दी है। रात के अंधेरे में चोरों की तरह दबे पांव 4 आतंकी इस कैंप में घुसे और 17 जवानों का कत्लेआम कर दिया। उरी में सेना का ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और यही मेन रोड है जो ब्रिगेड के अंदर जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसको सुबह से ही सीज कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुबह 3:30 बजे के करीब जब हमारे जवान आधी नींद की हालत में थे, ड्यूटी की अदला बदली हो रही थी, तभी आर्मी हेडक्वार्टर की दीवार फांदकर पाकिस्तान की साजिश को अंजाम देने 4 आतंकी अंदर घुसे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी। आवाज मतलब क्या सुनी आपने? धमाकों की आवाज सुनी? पहले छोटे बाज आए, फिर आया बड़े बाज। हाँ, इसीलिए चुना गया है कि इधर तो बिल्कुल ठीक ठाक है ना, हालात भी ठीक ठाक हैं। कोई आर्मी का भी वैसे तो कोई इतना रोल नहीं है बड़ा। करीब 4 घंटों तक आतंकी दस्ते और सुरक्षा बलों के बीच घमासान चलता रहा। सैकड़ों राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। जज्बे और हिम्मत में दहशतगर्द हमारे जवानों से तो खैर क्या मुकाबला करते, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। हमले में 17 जवानों की शहादत हुई। इनमें 15 बिहार रेजिमेंट के हैं, जबकि 2 डोगरा रेजिमेंट के। 20 जवान आतंकवादियों की गोलियों से घायल भी हुए हैं। हमारे जवानों ने इस बार भी दहशतगर्दों को दबोचा। हमले के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये पता करने की कोशिश चल रही है कि कहीं और दहशतगर्द तो नहीं छिपे हैं, लेकिन जवानों की शहादत पर देश का खून खौल रहा है। पाकिस्तान को सीधे सबक सिखाने की मांग उठ रही है।
आतंकियों ने 3 जवानों को गोलियों का निशाना बनाया, 14 जवानों को टेंट में आग लगाकर मौत की नींद सुला दी। पाकिस्तान का इरादा साफ है, कश्मीर के अमन में आग लगाने के बाद अब सीधे आर्मी बेस कैंप पर पाकिस्तानी आतंकियों ने चोट की है। देश के पीएम ने साफ कर दिया है कि हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम इस कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं इस देश को आश्वस्त करता हूं, जिन्होंने भी इस घृणित हमले को अंजाम दिया वो बचकर नहीं जा पाएंगे। We have known this for long enough who are behind perpetrating, promoting, sponsoring terrorism on the Indian soil, particularly in the state of Jammu and Kashmir. And I think time has come to call this bluff and to disrobe those who are playing this mischief. पाकिस्तान की हुकूमत ने इरादा साफ कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह रूस और अमेरिका का दौरा रद्द कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। आर्मी चीफ खुद मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये मौका है पाकिस्तान के धोखे का करारा जवाब देने का। देश चाहता है कि मोदी सरकार ये मौका चूक न जाए। पैरा कमांडोज और सेना की जो विशेष टीमें हैं उनको इस पूरे नियंत्रण रेखा के इलाके में तैनात किया गया है, ताकि पुंछ और उड़ी के बाद कहीं कोई दूसरा इस तरह का फिदाइन हमला या फिर आतंकी हमला सीमा पार से ना हो। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, उड़ी आज तक। पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने इस हमले की पूरी प्लानिंग की थी, पुख्ता प्लानिंग थी ये। एक दिन पहले ही आतंकवादियों ने घुसपैठ कर ली थी। वो आ गए थे आर्मी बेस कैंप की दीवार के पास, उन्होंने रेकी भी कर ली थी और फिर दीवार फांदकर लगभग सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच ये आतंकवादी वहां पर दाखिल होते हैं और सोते हुए हमारे सैनिकों पर हमला कर देते हैं। एक और बड़ा जो आतंकवादियों का यहां पर निशाना रहा वो डीजल टैंक का एक गोदाम रहा। यहीं पर आतंकवादियों ने बम फेंके और उसके बाद वहां आग लग गई। पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ आए थे आतंकवादी। उड़ी के इस आर्मी बेस कैंप पर हमले का पैटर्न बता रहा है कि आतंकी किस खतरनाक साजिश के साथ आए थे। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने कैंप को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बनाया था। कैंप के करीब पहाड़ी के उस पार एलओसी से घुसपैठ करने के बाद करीब 5:15 बजे सुबह चारों आतंकी कैंप में घुसे। कैंप में घुसते ही आतंकियों ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला किया। इसी ब्लॉक में ईंधन में इस्तेमाल होने वाला डीजल स्टोर था। आतंकियों ने 3 मिनट के भीतर 17 ग्रेनेड डीजल स्टोर पर फेंके। ग्रेनेड हमले से 150 मीटर में फैले बैरक और जवानों के टेंट में भी आग लग गई। डीजल स्टोर में आग लगने से विस्फोट हुआ और 13 जवान इसकी चपेट में आ गए। Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. There have been a total of 17 army fatal casualties. आतंकियों की पूरी साजिश का पता उस नक्शे से मिला है जो सेना को मौके पर मिला। ये नक्शा पश्तो भाषा में है, जिससे ये साफ हो जाता है कि आतंकी कहां से आए थे। आतंकियों का पहला निशाना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ही था। आतंकी पहले निहत्थे जवानों को निशाना बनाना चाहते थे। उनका मंसूबा था अफसरों के मैस पर कब्जा करने का। मैस पर कब्जा करने के बाद खुद को बम से उड़ाने और सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्लान था। AK-47 से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक आतंकियों के पास वो तमाम अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए जिनका इस्तेमाल सीधे जंग में होता है। यानी कि ये भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध है। धोखे के हथियार से भारत में अमन को लहूलुहान करना चाहता है पाकिस्तान। उसे उसकी करतूतों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। यही चाहता है पूरा हिंदुस्तान। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी पहले से खुफिया जानकारी थी और इस बार उरी में भी पहले से खुफिया सूचना होने के बावजूद आतंकी सेना पर एक बड़ा हमला करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी जवाबदेही तय होगी। हमले के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हाई लेवल मीटिंग तो हुई, लेकिन क्या इस बार भी दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ जुबानी हमले होंगे या जमीन पर भी कोई कार्रवाई होगी? कैमरामैन वकार के साथ मंजित नेगी,
दिल्ली, आज तक। उरी हमले की बुरी स्क्रिप्ट लिखी गई पाकिस्तान में और इस हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर रहा। ये वही मौलाना मसूद अजहर है जिसे कंदहार अपहरण वाले मामले में IC 814 में हमने छोड़ दिया था और ये एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसी मसूद अजहर ने एक बार फिर दिखा दिया है अपना रक्त चरित्र। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. And as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. इस हमले का ताना बाना जिस शैतान ने बुना, दुनिया उसे मसूद अजहर के नाम से जानती है। वही मसूद अजहर जो कांधार विमान अपहरण कांड का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान के संरक्षण में फलते फूलते मसूद अजहर ने आतंकियों की वो टोली भेजी थी जिसने 17 नौजवानों को बेमौत मार डाला। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि आतंकियों का ये गिरोह सीमा पार से ही दाखिल हुआ था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी कैंप से पहले आतंकियों ने 24 से 48 घंटे पहले घाटी में घुसपैठ की। इस हेडक्वार्टर के पीछे की तरफ पहाड़ है, उससे लाइन ऑफ कंट्रोल सटी है। वहीं से आतंकी झेलम नदी के रास्ते घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे। आतंकियों के पास मिले सामान से भी इस बात की तस्दीक होती है कि ये चारों आतंकी पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे, जिन्हें पूरा फौजी प्रशिक्षण दिया गया था। आतंकियों के पास से बरामद हुए सामान पर पाकिस्तान की मुहर लगी है। इनके पास से 4 AK-47 राइफल और 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए। मसूद अजहर आतंक का वो सौदागर है जिसने भारत के खिलाफ एक नहीं कई बार साजिश रची है। अगर 1999 में IC 814 प्लेन का हाईजैक न हुआ होता तो आज आतंक का सौदागर हमारे कब्जे में होता। भारत से रिहाई के बाद सन 2000 में मसूद अजहर ने अपना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया। रिहाई के बाद से पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो पाकिस्तान के बहावलपुर में अपने हेडक्वार्टर बनाकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है और पाकिस्तान उसे अपनी सरपरस्ती में आगे बढ़ाता जा रहा है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। जब भी हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान अपना चरित्र हमें दिखा देता है। दोस्ती की पहल मोदी सरकार लगातार करती रही है, नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से नरेंद्र मोदी को, भारत को धोखा दिया है। यहां तक कि नवाज और मोदी के जो रिश्ते सुधारने की बात थी और पहल हमेशा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने की है। केमिस्ट्री भी अच्छी दिखाई दी, लेकिन नवाज लंदन से सर्जरी करा के लौटे और उसके बाद से नवाज शरीफ की जुबानी बदल गई और लगातार पाकिस्तान की जो फितरत है, धोखे पर धोखा। ये नवाज शरीफ के 2 चेहरे हैं, एक खुद को भारत से दोस्ती का तलबगार बताने वाला, तो दूसरा मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देने वाला। रिश्तों की बिसात पर नवाज शरीफ कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे हैं, ये देखकर आप दंग हुए बिना नहीं रहेंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए नवाज शरीफ लंदन में थे। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। लंदन से नवाज का PM मोदी को फोन आया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री से शुभकामना मांगी। नवाज ने मोदी से कहा, आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। ये वाकया 31 मई 2016 का है। लंदन से नवाज शरीफ सेहतमंद होकर पाकिस्तान लौटे और अपनी सरजमी पर कदम रखते ही नवाज की भाषा भी बदल गई। मोदी से दुआएं मांगने की गुजारिश करने वाला शख्स घर लौटते ही कश्मीर को भारत से छीन लेने की बात करने लगा। यही 2 वाकये नहीं है, आपको बीते 2 सालों के वो तमाम वाकये बताते हैं जब भारत ने पाकिस्तान की अपील पर ही दोस्ती की पहल की और उन तमाम पहलों का अंजाम पाकिस्तान की दगाबाजी के तौर पर सामने आया। 26 मई 2014, शपथ में नवाज को न्योता। ये मोदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव था। नवाज दिल्ली आए तो विदेश सचिवों की बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होने पर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपनी फितरत दिखा दी। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने हुर्रियत नेताओं को बीच में लाकर ये दिखा दिया कि रिश्ते सुधारने में उसकी कतई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान की बदनीयती की ये शुरुआत थी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच अगले 1 साल में 2 मुलाकातें हुई।
पहली मुलाकात 18 जुलाई को नेपाल में हुई, जहां दोनों देशों ने रिश्तों की कड़वाहट खत्म करने की बात कही। अगली मुलाकात 10 जुलाई 2015 को उफा में हुई, जहां मोदी ने नवाज के सामने साफ कर दिया कि बम धमाके के बीच दोस्ती की बात नहीं हो सकती। उफा की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज को भारत आने का न्योता दिया, लेकिन सरताज ने हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की जिद कर इस कोशिश को भी सिरे से पानी फेर दिया। वो डोजियर की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कागज देंगे, हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए ये आपका आतंकवादी है। इसलिए वो भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं। पाकिस्तान इस दांव से अपने ही बुने जाल में फंस गया। दिसंबर 2015 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलावा भेजा। अगली कॉन्फ्रेंस भारत में होनी थी, इसलिए मेजबान देश के नाते सुषमा की मौजूदगी जरूरी थी। सुषमा स्वराज को ही अगले साल होने वाली कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करनी थी। दोनों देशों के रिश्ते को देखते हुए सुषमा का पाक दौरा खटाई में दिख रहा था। 30 नवंबर 2015 को मोदी और नवाज शरीफ की पेरिस में मुलाकात हुई। दोनों क्लाइमेट सम्मेलन में भाग लेने पेरिस गए थे। नवाज शरीफ ने सुषमा को पाकिस्तान भेजने की अपील की। भारत का जवाब था, जब बातचीत ही बंद है तो सुषमा पाकिस्तान कैसे जा सकती हैं? भारत के दबाव पर ही पाकिस्तान ने सरताज अजीज को हटाकर नासिर जंजुआ को एनएसए बनाया। जंजुआ और अजीत डोभाल की 6 दिसंबर 2015 को बैंकॉक में बैठक हुई। बैठक के बाद जंजुआ ने यहाँ तक कहा कि डोभाल के बारे में अब मेरी राय बदल गई है। एनएसए की इसी बैठक के बाद सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इस्लामाबाद गईं, तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। नवाज शरीफ की बिटिया उन्हें अपने घर ले गई। सुषमा की खूब खातिरदारी हुई। नवाज की मां शमीम अख्तर ने सुषमा का माथा चूमते हुए कहा, वादा करो तुम यहाँ से तभी वापस जाओगी जब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। नवाज ने सरताज अजीज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अजीज साहब, सुषमा जी की बातें नोट कीजिए, इन्हें शामिल कीजिए, हमें रिश्ते सुधारने हैं। सुषमा का ये दौरा कामयाब रहा। जॉइंट स्टेटमेंट में इसकी झलक दिखी। मोदी अफगानिस्तान गए तो सुषमा की राय पर ही वो नवाज को जन्मदिन की बधाई देने लाहौर तक गए, लेकिन तभी पठानकोट एयरबेस पर हमला हो गया। हमले के 2 घंटों के भीतर ही एनएसए की बैठक हो गई। नवाज ने फोन कर जांच में सहयोग का वादा भी किया। फिर नवाज ऑपरेशन कराने लंदन गए, वहां से मोदी की शुभकामना मांगी, लेकिन घर लौटते ही नवाज की जुबान बदल गई। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो 17 जवानों की शहादत नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। उरी में हुए आतंकवादी हमले से सभी गुस्से में हैं। पूरे देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन राजनीति भी इस पर हो रही है और सरकार का विरोध भी किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव इस हमले को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कश्मीर में एक बार फिर हमला हुआ है आतंकवादियों का सेना के कैंप पर उरी में, जिसमें 17 सेना के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें अधिकतर बिहार रेजिमेंट के जवान हैं। आप ये बताइए कि इतना लगातार हमला अपने देश के सैनिकों पर, जवान हमारे सैनिक जो अपने जान को जोखिम देके परिवार को त्याग करके भारत माँ की रक्षा करते हैं, इतनी दर्दनाक घटनाएं, इंसिडेंट इस शासन के पहले नहीं हुआ था। कहीं कहीं हिजकिंग, ये वो इंडिविजुअल कांड होते रहते थे। और कारगिल का मामला वो अलग इशू है, उसको हम लोग कोई अभी छेड़छाड़ करना नहीं चाहते। लेकिन मोदी जी और मोदी जी की सरकार चुनाव के पहले जिस तरह से ललकारा पाकिस्तान को कि 56 इंच का हमारा सीना है, हम आंख में आंख डाल के पाकिस्तान बात नहीं करेगा। और लगातार इतना थम्पिंग मेजॉरिटी मिलने के बाद ये जो अपने को राष्ट्रभक्त कहलाने वाले लोग, देशभक्त कहलाने वाले लोग, जो सरहद की रक्षा करते हैं, जिनके वजह से चैन से हम लोग सोते हैं, सब लोग सोते हैं,
ये जो आतंकी घटना लगातार बढ़ी है, मशरूम की खेती के तरह, हम इसको तो सबसे पहले स्ट्रांगली कंडेम करते। कंडेम कोई शब्द से इससे हम लोग की जिम्मेवारी नहीं खत्म हो जाती है। ये कातिलाना हमला, प्रधानमंत्री ने भी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को सजा मिलेगी। कायरतापूर्ण कार्रवाई हुई है और इसमें बिहार रेजिमेंट के हमारे जो यंगस्टर सैनिक हैं, देश भारत माँ की रक्षा में लोगों ने शहादत दे दिया और लगातार 60-70 दिन बीत गए। कर्फ्यू लागू है जहाँ तक श्रीनगर के इलाका में लागू है और घटनाएं भी घटी है, लोग मरे भी हैं दोनों तरफ से। और ऑल पार्टी मैसेज पार्लियामेंट से भी लोग गए कि टू मेंटेन पीस, और जो लोग थे तथाकथित इसमें उन लोगों ने मिलना भी उचित नहीं समझा। स्थिति बहुत अलार्मिंग है हमारे। द कंट्री इज नॉट सेफ इन द हैंड्स ऑफ द नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी एंड संघ परिवार। इंटरनल और एक्सटर्नल आंतरिक खतरा तो है ही माइनॉरिटी और दलित के ऊपर, और बॉर्डर पर भी हमारा वही स्थिति है। आतंकवादियों ने यह हमला उस वक्त किया जब हमारे जवान सो रहे थे। सोते हुए हमारे जवानों पर ये कायराना हमला नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। अब से कुछ ही देर में बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। और इस बार धोखा हमारे सोते हुए फौजियों पर किया गया है। 17 जवान शहीद हुए हैं। इन जवानों की शहादत नहीं भूलेगा हिंदुस्तान और मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा प्लान और पूरी तैयारी इस बार भारत की है। सेना पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। आतंक के बारूद से दहल उठा देश। आतंकियों ने बनाया आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना। सुबह एक हैवी बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ आवाज आई तो मैंने देखा कि यहाँ से फिर ब्लैक स्मोक उठने की आवाज भी आई। आतंकी हमले में देश के 17 जवान हुए शहीद। There have been a total of 17 army fatal casualties. टेंटों में सोते हुए सेना के जवानों पर आतंकी हमला। भयानक धमाके थे, 2 से 3 जो धमाके हुए बहुत भयानक थे। यह है जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना का हेडक्वार्टर। आप देख सकते हैं कि यहाँ धुएं का गुबार उठ रहा है। यहाँ हिंदुस्तान की डोगरा रेजिमेंट तैनात रहती है। ये 12 आर्मी यूनिट का बेस है। हेडक्वार्टर के पीछे की तरफ पहाड़ है जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी सटी हुई है। एलओसी के पास सेना का ये सबसे बड़ा बेस है। यहाँ कई किस्म के हथियार रखे जाते हैं। अब इन सेना के उन उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को भी आप देखिए। आतंकवादी हमले के बाद ये ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं। सेना के हेडक्वार्टर से लेकर इलाके के चप्पे चप्पे पर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहीं और आतंकवादी तो छिपे हुए नहीं हैं। और देखिए, सेना के जवान आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए अपने घातक हथियारों के साथ निकल पड़े हैं, उन साथियों की मौत का बदला लेने के लिए जिन पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कायरता का हमला बोला है। इन तस्वीरों को भी देखिए। सेना और सुरक्षा बल आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है ताकि आर्मी हेडक्वार्टर्स पर खूनी खेल खेलने वाला एक भी आतंकवादी बच के ना जा पाए। और फिर वही हुआ। सेना के जवानों ने सेना के हेडक्वार्टर में घुसे 4 आतंकवादियों को मार गिराया। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. And as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सोते हुए जवानों पर धोखे से हमला बोला है, लेकिन 17 शहीदों की शहादत देश के दिमाग में बैठ गई है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का क्रोध देश के रक्षकों की इस शहादत पर उबल रहा है। पिछले 26 सालों में सेना के जवानों की शहादत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है।
पाकिस्तान से एक एक वीर की मौत का चुन चुन कर बदला लेना होगा। मोदी जी को अभी सिचुएशन डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लेकर चीफ को बुला के उनको पावर दे देनी चाहिए और चीफ को, और जैसे पहले इंदिरा गांधी ने कहा था, किया था 71 वार में जिसमें मैं हिस्सा था, डायरेक्ट कंट्रोल करते थे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कंट्रोल ले लेना चाहिए, बाकी सब कंट्रोल निकाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सीधा हुक्म देना चाहिए, सबको एलिमिनेट करो, यहाँ इनका ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। इसका बिल्कुल एक सही जवाब पाकिस्तान को देने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने पहले भी ऐसी हरकतें की, बॉम्बे ब्लास्ट, पठानकोट एयरपोर्ट पर, और जो है इस तरह के हमले हुए हैं, और हर दफे हम ये कहते रहे हैं कि इस दफे हुआ तो आर पार की लड़ाई होगी। ये स्टेटमेंट देने से पाकिस्तान के खिलाफ अभी काम नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर सुबह के 3:30 बजे आर्मी हेडक्वार्टर में बने टेंटों में सेना के जवान सोए हुए थे। अचानक पीओके के सलामाबाद नाला से झेलम के रास्ते 4 आतंकवादी देश की सरहद में दाखिल होते हैं और आर्मी हेडक्वार्टर की फेंसिंग के तार को काटकर अंदर घुस जाते हैं और जवानों पर हमला बोल देते हैं। सेना के 3 जवान आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन जाते हैं, जबकि फायरिंग और हमले से टेंट में आग लगने से 13 से 14 जवानों की मौत हो जाती है, जबकि 2 दर्जन के करीब जवान घायल हो जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सभी जवान ड्यूटी खत्म करके करीब 10 टेंट्स में सो रहे थे। पाकिस्तान ने इस तरह से अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया, लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान का सब्र अब अपना जवाब देने लगा है। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देश के 17 वीरों की शहादत हिंदुस्तान के सीने में वो जख्म कर चुकी है, जिसके घाव अब बदले के बाद ही भरेंगे। अशरफ वानी, उरी, आज तक। सब्र का बांध अब टूट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को न सिर्फ संदेश दिया है, बल्कि देश को भरोसा दिलाया है कि इस बदला हम जरूर लेंगे। जो दोषी हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। 17 सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उनके खून की एक एक बूंद का बदला अब भारत पाकिस्तान से लेगा। देश के 17 जवानों की शहादत से हिंदुस्तान दहल उठा है। जम्मू कश्मीर के उरी में जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने खूनी खेल खेला है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है। उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर हुआ यह आतंकी हमला कुछ वैसा ही है जैसा कि पठानकोट का आतंकी हमला। जी हां, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने वायुसेना के अड्डे में घुसकर हमला बोला था। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस, 7 जांबाज शहीद। पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला बोला तो हिंदुस्तान के जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन आतंक के खिलाफ इस जंग में देश की खातिर 7 शूरवीरों ने शहादत दे दी। सेना और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग और धमाकों से पठानकोट गूंजता रहा। एक एक कर आतंकियों का खात्मा होता रहा। सेना और सुरक्षा बलों ने पठानकोट में 5 दहशतगर्दों की लाशें बिछा दी। पठानकोट हमले के पीछे आतंक का वही पाकिस्तानी मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर था, जिसका हाथ उरी हमले के पीछे भी बताया जा रहा है। हम चाहें कि पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई बंद करे, तो जो हमारा डिफेंसिव माइंडसेट है, जो डिफेंसिव एटीट्यूड है, उसको बदली करना होगा।
इसराइल की तरफ हमको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। हर बारी पाकिस्तान इस माफ़ी की कोई कार्रवाई करता है तो हमको उसके ऊपर बहुत बड़ी कीमत रखनी होगी। अगर वो हमारी तरफ आया, समझ लो 100 करोड़ रुपए का नुकसान किया और इतने लोगों को मारा, तो कुछ ही घंटों में हमारी तरफ से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हम उसको 10 गुना ज़्यादा सजा दे सकें। उरी हमले से एक बात यह भी साबित होती है कि पाकिस्तान के आतंकी अब भारतीय सेना और हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। 11 सितंबर को पुंछ में हुए आतंकी हमले में एक सुरक्षा जवान की मौत हो जाती है। 27 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक पुलिस वाला आतंकी गोलियों का निशाना बन जाता है। 15 अगस्त को श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक कमांडेंट की मौत हो जाती है, जबकि 9 जवान घायल हो जाते हैं। इन तस्वीरों ने भी देश को झकझोर कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के पानपोर इलाके में सीआरपीएफ की बस पर आतंकवादियों ने हमला बोला। (25 जून 2016) सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। जी हां, पामपोर में सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस पर 2 आतंकवादी हमला बोल देते हैं। इन आतंकवादियों के पास AK-47 राइफलें थी, हैंड ग्रेनेड भी थे। इस हमले में देश के 8 जवान शहीद हुए। 5 अगस्त 2015 पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बीएसएफ की एक बस पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ की बस में जा रहे जवानों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिनमें 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन एक आतंकवादी नवेद को वहीं लोगों ने जिंदा दबोच लिया। यह आतंकी पाकिस्तान की पोल खोल चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ आतंक का यह जिंदा सबूत है हिंदुस्तान के पास। (21 मार्च 2015 को पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सांबा में आर्मी कैंप पर हमला बोला, तो 27 जुलाई 2015 को पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन में घुसकर हमला किया। इस हमले में पंजाब पुलिस के एसपी समेत 7 लोग का खून बहा, जबकि हमला करने वाले तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस तरह देश में आतंकी हमलों की तारीखें बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंक पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। देश में शहीदों की तादाद जितनी तेजी से बढ़ रही है, अगर पाकिस्तान को जल्द सबक नहीं सिखाया गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि शहादत का आंकड़ा भी याद रखना मुश्किल हो जाए। उरी से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत बात हो गई। अब पाकिस्तान को बात से नहीं मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जा चुकी है, और न सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, उसके लिए प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो संदेश साफ है, लेकिन घुसपैठ को भी रोका जाए, इन आतंकवादियों को भी रोका जाए, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और हाईटेक सिक्योरिटी किस तरह से हो, इसके लिए एक अदृश्य दीवार तैयार कर दी गई है, और आतंकवादी अगर इसे लांघने की कोशिश करेंगे तो मौत के मुंह में समा जाएंगे। देश में बार बार आतंकी हमला होता है और बार बार सुरक्षा का सवाल उठता है। आखिर कैसे आतंकी बड़े ही आसानी से भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं? पठानकोट में वायुसेना के अड्डे से लेकर अब उरी सेक्टर में सेना के हेडक्वार्टर तक आखिर कैसे आतंकी दहशतगर्दी का इतना बड़ा प्लान बना लेते हैं और खौफनाक आतंकी हमलों को
अंजाम दे देते हैं। देश में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेजर फेंसिंग लगाने की तैयारी चल रही है। लेजर फेंसिंग यानी लेजर वॉल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करेगी। बताया जाता है कि लेजर वॉल को कोई भी आतंकी नहीं लांघ सकता है। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर 1 दर्जन लेजर वॉल बनाकर तैयार हो गई है। ये लेजर वॉल सुरक्षा के मद्देनजर बेहद अहम है। सेना का कहना है कि इनके बनने से आतंक को रोकने में खासी मदद मिलेगी। नदी पट्टी के संवेदनशील क्षेत्र में 8 इंफ्रारेड और लेजर सिस्टम को लगा दिया गया है, जबकि 4 अन्य जगह भी जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पर सीमा की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ ही इस लेजर सिस्टम के जरिए निगरानी रखेगी। बीएसएफ इन इलाकों में कुल 45 लेजर युक्त दीवार लगाने की योजना बना रही है। लेकिन जिस तेजी से हिंदुस्तान में सरहद पर पाकिस्तान का आतंक बढ़ रहा है, उसमें अब रत्ती भर भी देरी खतरे से भरी हो सकती है। पाकिस्तान के आतंक को पकड़ने के लिए हाईटेक सिस्टम की बेहद जरूरत है। हम आपको बता दें कि लेजर वॉल की खासियत यह है कि अगर बॉर्डर पर किसी तरह की गतिविधि दिखाई देती है तो सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेगा। अगर कोई इसे पार करने की कोशिश करेगा तो तेज आवाज में सायरन बजने लगेगा। सेंसर पर उपग्रह आधारित सिग्नल कमांड सिस्टम के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इस सिस्टम की खासियत यह है कि रात के अंधेरे के अलावा कोहरे के दौरान भी यह निगरानी कर सकेगा। यानी हिंदुस्तान की सरहद को बेहद जल्दी स्मार्ट बनाने की जरूरत है। अगर लेजर वॉल जल्द आ जाती है तो कोई भी घुसपैठिया देश में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। इस हमले को लेकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है, लोगों में आक्रोश है और मांग ये उठ रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब अब दिया जाए। बताएंगे हम आपको बस कुछ ही देर में। बहुत सह लिया, बहुत बात हो गई, पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, 17 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और मांग अब सरकार से ये उठ रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, एक एक बूंद खून की उसका बदला लिया जाए। सत्रह जवानों की शहादत पर देश उबल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानियों का आक्रोश फूट पड़ा है। मोमबत्तियों की लौ में, क्रोध के नारों में। आज देश की आंखें नम हैं। देश के 17 वीरों को उनकी जाबाजी के लिए सलामी दी जा रही है। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब बहुत हो चुका पाकिस्तान, अब और नहीं सहेंगे। आज सरकार को भी उनके वादे और दावे याद दिलाने का दिन है। भारत सरकार को अब दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। देश को हम याद दिलाना चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान हमारे जवानों का सिर काट रहा है तो एक के बदले 10 सिर काटेंगे। अब सत्ता मोदी के पास है तो क्या पाकिस्तान से बदला लेने का वक्त आ गया है? याद है हमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी बयान जो उन्होंने 14 जनवरी 2013 को दिया था। सुषमा ने कहा था कि अगर हेमराज का सिर पाकिस्तान से वापस नहीं लाया जा सकता है तो हमें उनकी ओर से कम 10 सिर लाने चाहिए। याद है अरुण जेटली का भी बयान जब उन्होंने पाकिस्तान को खुले शब्दों में ललकारा था। जेटली ने कहा था पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद वो वक्त आ गया है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के जिन आकाओं ने हिंदुस्तान को ये सदमा दिया है उन्हें सबक सिखाना ही होगा। 17 शहीदों का पाकिस्तान से गिन गिन कर बदला लेना होगा। देश में शहादत अब और नहीं होगी। अब देश के वीरों का खून और नहीं बहेगा। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही देर में खबरदार देखते रहिए आज तक।